आप जाइए, कार में बैठें और घर जाइए। मैंने रोका है आपको? मैं अपना खुद देख लूँगी। और वैसे भी मैं आपसे कुछ कह क्यों रही हूँ? एक आइसक्रीम तो ला के दे नहीं सकते, तो इतने बड़े नाम होने का क्या फ़ायदा? तो जाइए, घर जाइए, मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? इतना बोल अन्या मुँह घुमाए गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तो रुद्र का जैसे सब्र अब जवाब देने लगता है। वो कसकर अन्या की बाजू पकड़कर झटके में अपने करीब लगाता हुआ उखड़े हुए ऊंची लहजे में कहता है, कब से देख रहा हूँ तुम खुद में बोली जा रही हो, न मेरी सुन रही हो न कुछ समझ रही हो। बस जिद मचा रखी हो कि आइसक्रीम खानी है, वो भी बच्चों जैसी। इतनी सारी लाकर दिया हूँ तो उसमें कुछ खा लो, पर नहीं, तुम्हें तो अभी वही खानी है जो तुम्हारा मन कर रहा है। आधी रात को तुम्हें ये कौन सी नई जिद की सुर चढ़ी है? ना सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही हो। कब से समझा रहा हूँ, नहीं मिल रही है आइस ठंडी क्रीम। और बाहर कितनी ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, पर नहीं, तुम्हें तो बस जिद मचानी है। रुद्र अपने फ्रस्ट्रेशन अन्यन पे निकालते हुए अपनी फिक्र भी साथ में जाहिर करता है, पर उसका लिहाजा थोड़ा कसर होने की वजह से अन्या की आंखों में उसकी डांट से आंसू बह जाते हैं। वो मोटे मोटे आंसू अपनी आंखों में लिए रुद्र को देखती है, जिसके बाद रुद्र को अब खुद पे गुस्सा आने लगता है। वो कभी भी अन्या की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए वो जल्दी से खुद की आंखें बंद कर एक गहरी सांस लिए खुद को शांत कर कहता है। अन्या अपना बाजू छुड़ाते हुए रोते हुए गुस्से में कहती है, तो मैंने नहीं कहा था आपको मेरी परवाह करने के लिए और न पीछे आने के लिए? जाइए, छोड़ दे मुझे, जैसे 2 महीने पहले बिना कुछ कहे तलाक के पेपर देते हुए छोड़ दिया। अब भी छोड़ दे? क्यों आए हैं मेरे पास? आप सच में बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हैं और खड़ूस भी। और अन्य सोचते हुए, और अड़ियल गुस्से वाले बंदर हैं आप। आपने मुझे डांटा। इतना बोलते बोलते अन्या अब ज़्यादा तेज़ आवाज़ में रोने लगती है और रोते रोते ज़मीन पे बैठते जाती है हुए कहती है, बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, आपने मुझे डांटा। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो हर वक्त आप मुझ पर गुस्सा करते हैं और सुनाकर भी चले जाते हैं? मेरी सुनते ही नहीं हैं। मुझे बस बेन एंड जेरी बेल्जियम चॉकलेट आइसक्रीम लेयर ऑफ क्रम्बल एंड ब्राउनी खानी थी। इसमें भी क्या मेरी गलती है? आपने मुझे डांटा। आप बहुत बुरे हैं, आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, आप बहुत बुरे हैं। रुद्र तो अन्या की बात, उसका रोना और उसकी हरकत देख जैसे अपना सिर ही पकड़ लेता है। बेचारे को समझ नहीं आ रहा था ये अन्या को अचानक क्या हो गया। कभी परवाह करने से मना करती है तो कभी खुद कंप्लेन करती है परवाह न करने की, तो कभी जिद मचाती है तो कभी गुस्सा करती हैं, तो कभी अचानक गुस्सा करते करते रोने लगती हैं। और तो और आधी रात को ठंड में आइसक्रीम खाने की जिद मचाए न जाने क्या क्या उसे सुनाई जा रही थी। उसे सच्ची कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो ऐसे अन्या को देख भी नहीं पा रहा था। उसके एक आंसू उसे काफ़ी तकलीफ़ देते थे, इसीलिए वो जल्दी से एक नज़र आसपास देखते हुए अपना सिर झटकता हुआ अन्ना के पास नीचे बैठते हुए उससे शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहता है, अच्छा बाबा, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, पक्का? अब उठो रोड पे से, देखो कितनी ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, और पहले तुम ये रोना भी बंद करो। इतना बोलते बोलते रुद्र खुद प्यार से अन्या के आंसू पोंछता है और उसके बिखरे बालों को संवारते हुए कहता है, चलो उठो, अब हम आइसक्रीम कहीं और जाकर ढूंढते हैं। अन्या उसकी बात सुन अपनी दबी आँखों से उसके मासूम निगाहों से एक नज़र देख अपना मुंह फुलाए उसके मुंह फेर नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, आपने मुझे डांटा, मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुन बेचारी वाली नज़रों से उसे देखती है, फिर कुछ सोचते हुए अपने कान पकड़कर कहता है, अच्छा बाबा, सॉरी, देखो कान पकड़ के सॉरी, अब कभी नहीं डांटूंगा, प्रॉमिस, तुम्हारी हर बात सुनूंगा, तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, प्रॉमिस, अब उठ भी जाओ। अन्या उसकी बात सुन अपनी आंखें नज़रों से उसे देखती हैं, फिर मुंह फेरे वैसे ही कहती है, मैं क्यों मानूं अब आपकी बात? आपका क्या भरोसा, आप मुझे फिर डांटोगे तो? ये सुन बेचारा रुद्र जैसे अपने सारे हथियार डाल असहाय खुद को महसूस करता है।
क्योंकि अन्या की बातें, उसकी जिद एक छोटे बच्चे से भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और रुद्र को ऐसे नखरे उठाने की आदत नहीं थी। बेचारे को क्या पता वो जो नखरे अभी झेल रहा है वो उसकी बीवी के नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे और होने वाली माँ के हैं, और शायद ये तो शुरुआत है। रुद्र कुछ सोचता हुआ अन्या को देख कहता है, अब मैं ऐसे यकीन दिलाऊं तुम्हें, मैं नहीं डांटूंगा तुम्हें पक्का, प्रॉमिस। उठ जाओ ना, देखो तुम्हें आइसक्रीम खानी है ना। अन्या आइसक्रीम का जिक्र सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है, तो रुद्र उसे उठाते हुए कहता है, तो चलो जल्दी चलो, मैं खिलवाता हूँ। अन्या उसकी बात सुन जल्दी से खड़ी हो जाती है। यह देख रुद्र चैन की सांस लेते हुए अन्या को कार में बैठाता है, फिर जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल एक नंबर डायल करता है। वहीं दूसरी तरफ अभय, जो अपने होटल के रूम में आराम से सो रहा था, अचानक आधी रात को फ़ोन की आवाज़ से उसकी नींद उचकती है। वो अपनी आंखें मचलता हुआ लाइट ऑन कर जैसे ही फ़ोन चेक करता है तो रुद्र का नाम फ्लैश होता है। वो ये देख हैरानी में पड़ जाता है। वो एक नज़र टाइम देख जल्दी से फ़ोन उठाता हुआ कहता है, क्या हुआ रुद्र, सब ठीक है? रुद्र भी इधर से जल्दबाजी में आवाज़ आती है, जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास, तो मैं एक काम करो जल्द से जल्द। रुद्र अभय को सब समझाकर कार में बैठता है और अन्य के लिए वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में रुद्र की कार अभय के होटल के आगे रुकती है। अन्य होटल को देख असमंजस में कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तो सिर्फ आइसक्रीम खानी है, डिनर नहीं। रुद्र कार से निकलते हुए कहता है, तुम्हारी आइसक्रीम के लिए ही आए हैं, अब चलो। इतना बोल रुद्र अन्या का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाता है। रुद्र का इंतजार करता हुआ 2 स्टाफ वहां खड़ा था, जो रुद्र को देख अपना सिर झुकाकर उससे ग्रीट करता हुआ उसे रेस्टोरेंट एरिया दिखाता है। अन्या रुद्र अंदर जाते हैं तो वहाँ बड़े से एरिया में सिर्फ एक ही टेबल की लाइट जल रही थी और वो दोनों ही बस अकेले थे। स्टाफ उन्हें टेबल दिखाते हुए चला जाता है तो रुद्र अन्या को चेयर पर बैठाता हुआ उसके पास बैठ जाता है। अन्या आसपास नज़र घुमाकर थोड़ा अफोर्ड सा फील कर रही थी, क्योंकि आधी रात को वहाँ सिर्फ वो दोनों थे। वो कुछ कहती उससे पहले ही 2 वेटर अन्या के लिए उसकी आइसक्रीम लिए आते हैं, जिसे देख अन्या बच्चों की तरह उछल पड़ती हैं और बिना किसी का इंतज़ार किए उस आइसक्रीम पे खुशी खुशी टूट पड़ती हैं। वो इतनी मगन थी अपनी आइसक्रीम को खाने में कि उससे अब किसी बात का होश नहीं था। उससे जैसे खुद में उसकी खुशी और संतुष्टि मिल गई थी। वो मज़े से अपनी आइसक्रीम खा रही थी तो वहीं रुद्र बस एकटक उसे देख रहा था। वो कभी सोच सकता था कि एक आइसक्रीम उसकी बीवी के चेहरे पर वो खुशी, वो चमक ला सकती है जो महंगे गिफ्ट तक नहीं ला पाए कभी। वो प्यार से उसे देख अपने दिल में वो खालीपन का सुकून पा रहा था, जो जैसे उसके लिए कितने वक्त से खाली था। अन्य जो सुकून वो उसकी पसंदीदा आइसक्रीम दे रही थी, वही सुकून रुद्र को अन्य को खाते हुए देख हो रही थी। तभी अन्य अपनी प्लेट पूरी खाली करते हुए स्पून को मुंह लिए रुद्र की तरफ देखती है, फिर काफ़ी क्यूट सा फेस बनाए उसके सामने वाले प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, अगर आपको नहीं खानी तो मैं खा लूँ। रुद्र उसकी इस अदा पे, इस खोड़नेस पे जैसे मर मिटा हो। वह हल्का मुस्कुराकर हाँ में सिर करते हुए अन्या की पलटे खसका देता है। यूँ देख अन्या खुशी से भरते हुए दोबारा रुद्र की आइसक्रीम खाने लगती है और रुद्र उसे एकटक देखने लगता है। वहीं थोड़ी दूर लगे शीशे के पर अबे उन दोनों को देख मुस्कुरा रहा था। वो उन्हें देख अपने मन में कहता है, यार अगर तूने अपने गुस्से में सब खोया नहीं होता तो ये सुकून, ये खुशी तेरे पास हर वक्त सजोई रहती। न जाने क्या वजह थी तेरी, वो तूने अपने ही चाहत को यूँ खुद से दूर कर दिया। भगवान करे तेरी अक्ल पे पड़ा पत्थर हट जाए और तू और भाभी दोबारा साथ हो जाओ। वहीं अन्या अपनी आइसक्रीम फिनिश कर काफ़ी संतुष्ट लग रही थी। वो रुद्र की तरफ देखती हैं तो रुद्र उसकी नज़र इस वक्त अन्या के होठों पे थी। वो प्यार से उन्हें देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगता है। अन्या कन्फ्यूज सा उसे देखती है, पर जब रुद्र को अपने बिल्कुल पास आता हुआ देखती हैं तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो सहमी नज़रों से उसे देखते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्र उसकी आंखों में देख शरारत से उसके होठों के करीब बढ़ते हुए कहता है, अपनी विश ले रहा हूँ। ये सुन अन्या की आंखें चौड़ी हो गई। वो झट से पीछे
जल्दबाजी में खड़ी होते हुए कहती है, मेरा पर्स कार में है और अब मुझे घर जाना है। इतना बोल वो बाहर जाने लगती है तो रुद्र बस उसे देखते रह जाता है और उसकी हड़बड़ाहट में छुपी सोच को देख मुस्कुरा देता है और उसे यूँ तंग कर उसे मज़ा आता है क्योंकि आज अन्या ने उसे तंग कर डाला था। अन्या जल्दी से कार में आकर बैठ जाती है और उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करते हुए कहती है, ये सच में बहुत है अजीब है, ऐसा करते हैं मुझे तंग करने के लिए, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। फिर अपने पेट पर हाथ रख कहती है, और आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपकी जिद में ऐसे अपनी मम्मा को कितना कुछ झेलना पड़ा और आपके पापा को नखरे उठाने पड़े, पर ये भी ठीक है, ये सब उनकी भी तो गलती है। फिर जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, गलती नहीं, आप गलती नहीं, मम्मा के लिए उनका सब कुछ हो। लव यू बेबी, अब आप सो जाओ। इतना बोलते बोलते हुए अन्या की नज़र रुद्र पे जाती है जो कार में बैठ रहा था। इसीलिए अन्या जल्दी से अपने पेट से हाथ हटाकर दूसरी तरफ बाहर देखने लगती है। रुद्र एक नज़र अन्या को देख कार स्टार्ट किए वहाँ से निकल जाता है। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी होती है। जब कार चौहान मैंसन के आगे रुकती है तो अन्या अब तक सो चुकी थी, काफ़ी गहरी नींद में, जिसे देख रुद्र काफ़ी आराम से उसे अपनी बाहों के लिए अंदर आ जाता है। पहले तो उसके कदम अपने रूम की तरफ बढ़ते हैं, फिर एक नज़र अन्या को देख वो कुछ सोचता हुआ उसे गेस्ट रूम ले जाता है और काफ़ी आराम से उसे सुलाता है और ब्लैंकेट से कवर किए उसके पास बेड उसको एकटक देखने लगता है। सुबह का वक्त। रुद्र तो अन्या के उठने के पहले ही जा चुका था, पर अन्या को उसकी खुशबू, उसके एहसास अब भी खुद के करीब महसूस हो रहे थे। वो जानती थी कि रुद्र उसके पास ही था रात भर, जिससे सोच दिल में खुशी के साथ एक अफसोस था कि ये रात अन्या के लिए शायद पल भर का था। इसीलिए वो खुद को संभाल एक बार अपने पेट पे हाथ फेर उठ जाती है। नीचे आते ही उसके चेहरे की स्माइल कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि वो एरिया उसके जाने के बाद सुना था, आज फिर से हलचल हो रही थी। आज सब डाइनिंग एरिया में बैठ नाश्ता कर रहे थे, जहां सोरे, रेहान, अभय और दिग्विजय जी थे। अभय और सोरे भी अन्या के आने की खबर सुन काफ़ी खुश थे और इन पलों में जीने आ गए थे। तभी सबने पढ़ाई के सिलसिले में कुछ दिन के लिए बाहर गया था, इसीलिए वो वहाँ नहीं था। और रही बात रुद्र और आकाश जी की, तो अन्या जानती थी कि अब आगे उसे क्या करना है। वो मुस्कुराते हुए सबके लिए नाश्ता बनाती हैं। सब नाश्ता करने के बाद हॉल में बैठते हैं तो दिग्विजय जी के डॉक्टर उनके चेकअप के लिए आते हैं। उनका चेकअप होने के बाद डॉक्टर अन्या को कुछ फॉलो अप देते हुए उसे बताते हैं अब वो बिल्कुल ठीक है, जिससे जान अन्या को एक तसल्ली होती है। डॉक्टर के जाने के बाद सब वहीं बैठे होते हैं कि रेहान की नज़र सामने पड़ते ही वो हैरान रह जाता है और अपनी जगह से उठता हुआ कहता है, भाई। रेहान की आवाज़ सुन सब सामने देखते हैं। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि रुद्र अपनी बाहों में दिव्यंका को लिए खड़ा था। दिव्यंका के सिर, हाथ पाँव में पट्टियाँ बंधी थी और साथ ही हाथों में कॉर्क बैंडेज थी। वो रुद्र के गले में अपनी बाहें डाल काफ़ी बेचारी वाली शक्ल लिए उसे लिपटी थी। रुद्र जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है कि दिग्विजय जी हवा को चीर देने वाली गूंज जाती पड़ती हैं। वही रुक जाओ, एक कदम भी आगे लेने की ज़रूरत नहीं है इस लड़की के साथ। रुद्र दिग्विजय जी की तरफ देखता है तो गुस्से में काफ़ी ज़्यादा तिलमिलाए हुए होते हैं। रुद्र उन्हें देख काफ़ी शांत लहजे में कहता है, दादाजी मेरी बात सुने। दिग्विजय जी अपनी छड़ी के सहारे खड़े होते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वैसे रुद्र अपने घर के आगे ढाल बनने खड़े हुए गुस्से से कहते हैं, रुद्र साइस, अब तुम्हारी नज़रों में इस दिग्विजय राय चौहान की बातों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। मैंने कहा था ना कि मैं मरते दम तक इस लड़की को इस घर की दहलीज को पार करने नहीं दूंगा, और आज तुम मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसे बाहों में लेकर यहाँ खड़े हो। इतना बोल दिग्विजय जी काफ़ी गुस्से भरी नज़रों से उसे देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी।
कि आज रुद्र उनकी बात को यूं काट उनका निरादर कर रहा था। वो अपना मुंह रुद्र से फेर कहते हैं, अगर तुमने इस लड़की का हाथ थामने का सोच ही रखा है तो तुम भी उसके साथ यहाँ से जा सकते हो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र खामोशी से सुन एक बार अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है, फिर अपने कदम घर के अंदर लेता है, जिससे दिग्विजय जी के साथ बाकी सब वहाँ हैरान रह जाते हैं। दिग्विजय जी कुछ कहते उससे पहले रुद्र काफ़ी शांत लहजे में कहता है, दादाजी मैं आपकी बात कभी टाल नहीं चाहता था, पर वक्त और हालात के आगे मैं मजबूर हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ वक्त दें ताकि मैं आपको सब कुछ समझा सकूँ। और रही बात दिव्यंका की, तो वो यही रहेगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। क्यों और कैसे का जवाब इस वक्त मैं आपको नहीं दे सकता, इसीलिए आप मुझे माफ़ करें। इतना बोल रुद्र दिव्यंका को लिए नीचे बने गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ से जाते वक्त उसकी एक नज़र अन्या से मिलती है, जो उसे बिना किसी भाव के देखती है। तो वहीं दिव्यंका एक विनिंग स्माइल लिए छोटी नज़रों से के साथ अन्या और बाकी सबको देख रही थी, जो अन्या से छुपी नहीं थी। रुद्र दिव्यंका को लिए अंदर तो चला जाता है, पर वहीं दिग्विजय जी उसके इस कदम से खुद के कदमों से लड़खड़ा जाते हैं, जिसे देख रेहान और अभय संभाल लेते हैं। वो जैसे खुद के होश में नहीं थे, इसीलिए वो दोनों उन्हें उनके कमरे में ले जाते हैं। वहीं अन्या ये सारा तमाशा देख वहीं खामोश खड़ी रहती है। उसके दिमाग में जैसे कुछ चल रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसे देख अन्या के चेहरे पर छोटी पर न दिखने वाली स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से अपना फ़ोन लिए कमरे में जाती है और थोड़ी देर बात करते हुए कुछ सोचने लगती हैं। वहीं रुद्र दिव्यंका को कमरे में छोड़ वहाँ से चला जाता है, तो दिव्यंका अपने पैर पे काफ़ी आराम से खड़ी होते हुए एक मुस्कान ले कहती हैं, ओहो गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था ये रुद्र राय चौहान मेरी बातों में, मेरे जाल में ऐसे फंस जाएगा। मैंने सच में इमोशन में बहता इंसान आज तक नहीं देखा। फिर कमरे में आसपास घूमते हुए अपनी बाहें फैलाकर खुशी से झूमते हुए कहती है, ओह गॉड, यहाँ की हवा में भी सौगात और रुतबा झलकता है। अपने सिर पर चपत लगाती है, जिसे उसके सिर पर बंदी पट्टियों में थोड़ा दर्द होता है। वो हल्की खरखरार पर खुशी से कहती है, आह, मेरा ही दिमाग ख़राब था कि मैं ये सब छोड़कर उस 2 टके इंसान के लिए भाग गई थी, पर कोई नहीं, धीरे धीरे ही सही, पर अब सब मेरा होगा। अन्या को याद कर उसकी मुट्ठियाँ कसते हुए कहती हैं, वैसे अन्या बेबी, क्या कहा था कि तुम अब जब चाहो ये सब हासिल कर सकती हो। ये तुम्हारा ख्वाब है अन्या बेबी, जो अब मेरे चालों के नीचे दबकर मर जाएगा। बहुत उड़ रही थी ना, अब मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारी उड़ान को काटना मुझे अच्छे से आता है। लेट्स वॉच। वहीं अन्या किसी से फ़ोन पे बात कर जल्दबाजी में कहीं जाने के लिए निकल रही थी और साथ ही अपने पर्स में कुछ चेक करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि तभी सीढ़ियों के पास आते ही अचानक उसका पाँव फिसल जाता है, जिसे देख अन्या जैसे घबरा सी जाती है और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को बढ़ाती है, पर वो संभाल नहीं पाती और सीढ़ियों पर गिरने को होती है कि तभी कोई पीछे से आकर एक झटके में उसका हाथ थाम उसे खींचता हुआ उसकी कमर पकड़ लेता है और उसे साइड में खींचता है, जिससे अन्या संभल तो जाती है, लेकिन अभी अभी अनहोनी का सोच उसका पूरा शरीर कांप सा गया। वो जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखती है, अपने बेबी को सबसे पहले सही सलामत महसूस करती है। तो वहीं अन्या को यूं घबराया हुआ देख रुद्र, जो अभी अभी अन्या को बचाया था, वो उसे चेक करता हुआ पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, ध्यान कहाँ था तुम्हारा वाइफ ही, तुम्हें अभी कुछ हो जाता तो। अन्या, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर से सहमी हुई थी, वो झट से रुद्र के सीने से लग सुबकने लगती हैं और साथ ही डर से कांपने भी, क्योंकि अभी वो अनहोनी होने को थी। उसमें अन्या अपने बच्चे को एक बार फिर जैसे खोने के कगार में खड़ी थी, क्योंकि साथ ही वो डर भी उजागर हो गया जब उसने अपना पहला बच्चा इसी तरह खोया था, सीढ़ियों से गिरकर, जब दिव्यंका ने उसे धक्का दे दिया था।
उस वक्त अन्या ने खुद को बचाने के लिए इसी तरह हाथ बढ़ाया था, पर किसी ने नहीं थामा था। आज रुद्र को अपने पास पाकर अन्या बता नहीं सकती वो कैसे महसूस कर रही थी। वो रोते हुए रुद्र काफ़ी कसकर पकड़ती हुई थी। एक माँ के लिए ये सबसे बड़ा डर होता है, अपने बच्चे को खोने का। और जब वो ही माँ इस डर को एक बार महसूस कर लेती है तो ये डर सिर्फ डर नहीं बल्कि सांस के थामने की वजह जैसा बन जाता है। रुद्र अन्या को यूँ देख उसके सिर को सहलाते हुए उसे कंसोल करते हुए कहता है, वाइफी सब ठीक है, तुम ठीक हो, तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, सी सब ठीक है। रुद्र की बात सुन अन्या रुद्र से थोड़ा अलग होते हुए अपनी नज़रें नीची कर रोते हुए कहती है, नहीं रुद्र, कुछ ठीक नहीं है, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ, खो देती अभी सब, तब क्या करती, मैं कहाँ जाती, मैं सब। इतना बोलते बोलते अन्या का गला रुन सा गया। वो बस नाम में अपना सिर हिलाए रोए जा रही थी, जिसे देख रुद्र को काफ़ी अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अन्या कुछ तो ऐसा कह रही है जो उसके समझ नहीं आ रहा था। अन्या के आंसू उसके आंसू तो नहीं लग रहे थे, तो ऐसा क्या था जो अन्या को उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। उसने तो तब भी ये दर्द, ये आंसू, ये घबराहट नहीं देखी थी जब उसने अन्या से सवाल किया था या उसे तलाक के पेपर दिए थे। ये सब रुद्र को जैसे सोचने पे मजबूर कर रहा था। वो अन्या के चेहरे को थाम उसके आंसू को पहुँचते हुए उसे थोड़ा ऊपर करते हुए कहता है, तुम मुझे कुछ छुपा रही हो, क्या बात है? ये आंसू उस अनहोनी के हादसे के लिए नहीं बल्कि किसी और बात की तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे। क्या बात है, बताओ मुझे। अन्या रुद्र के ऐसे पूछने पर उसकी आंखों में बस देखने लगती हैं और अपनी घबराई आंखों में डर लिए रुद्र से सुबकते हुए कहती हैं, वो रुद्र, मैं वो अन्या इतना ही कहती कि अचानक उसका फ़ोन बजता है और जैसे वो अपने सेंस में आती हैं और रुद्र को अपनी दबी दबी निगाहों से देखती है कि शक और बेसब्री से उसे देख रहा था। अन्या जो रियलाइज़ होता है कि वो अपने डर में इतना डर गई थी कि अभी रुद्र को सब बता देती। वो खुद को देखती है, वो अभी उसकी बाहों में ही थी, इसीलिए वो एक झटके में उससे दूर हट खुद को संभालती है और अपनी नज़रें चुराते हुए कहती हैं, थैंक यू एंड सॉरी। इतना बोल अन्या जाने ही वाली होती है कि ये देख रुद्र उसका हाथ पीछे से थाम फिक्र से कहता है, तुम ठीक हो? अन्या उसके ये पूछने पर जैसे कमज़ोर सी पड़ने लगती है। उसका दिल करता है सब कुछ छोड़ रुद्र के सीने से लग सब कह दे, पर ये आसान थोड़ी था। इसीलिए अन्या खुद को संभाले बिना उसकी तरफ मुड़े वैसे ही रूखे लफ्ज़े में कहती हैं, शायद आपने ये पूछने का हक़ 2 महीने पहले छोड़ दिया था, तो बेहतर होगा मेरी जगह आप उसकी फ़िक्र करें जिसे आप अपने साथ लाए हैं। इतना बोल अन्या वैसे अपना हाथ झटक वहाँ से चली जाती है, तो रुद्र अपनी आंखों में दर्द और तकलीफ दिए बस उसे ताकते रह जाता है। अन्या की बातें, उसका रूखापन उसे तकलीफ़ तो देता था, लेकिन रुद्र ने उसे ही अपनी सज़ा के रूप में कबूल कर लिया था और शायद अब इसी सज़ा में उसने अपनी ज़िंदगी को जो काटनी थी। वहीं दूसरी तरफ एक कैफ़े में अन्या खामोशी सी बेटी बस अपनी कॉफ़ी में खोए हुए चम्मच घुमा रही थी और उसके सामने बेटा आयुष बस एकटक उसे देख रहा था। काफ़ी देर यूं ही खामोशी में बीतने के बाद आयुष अन्या के हाथ से उसकी कॉफ़ी ले साइड करता हुआ कहता है, इसे बख्श तो मैडम, कब से चम्मच घुमा रही हो, अब क्या इससे दूध और कॉफ़ी को अलग करने का इरादा है? अन्या उसकी बात सुन एक छोटी मुस्कान से उसे देख अपना सिर वापस नीचे कर लेती है, तो आयुष मुंह बनाते हुए कहता है, यार यूँ खामोश बैठने से कुछ नहीं होगा, आगे क्या करना है ये बोलो, तुम कब तक शांत रहने वाली हो? अन्या उसकी बात सुन एक नज़र उसे देख लंबी सांस लिए कहती है, जब तक मुझे अपने सवालों के साथ वो हासिल नहीं हो जाता जिसका मुझे इंतज़ार है, बस इंतज़ार, थोड़ा सा और इंतज़ार, फिर कुछ सोच छोटी मुस्कान के साथ, क्योंकि जो मज़ा हल्के लेने वाले को छीनने में जो मज़ा ऐसे बैठे बिठाए नहीं आने वाला। मैं दिव्यांका को उस जाल में पूरी तरह
करता हुआ देखना चाहती हूँ, जिससे वो अपनी जीत की माला समझ गले लगा रही है। हम दोनों को पता है दिव्यंका इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेगी, इसीलिए हमें उसे एक मौका नहीं देना है। और अभी तो मुझे अपने अधूरे सवालों के जवाब भी नहीं मिले। तो आयुष ये सुन मुँह बनाते हुए कहता है, तो तू सबसे बड़ी पागल है, तू डायरेक्ट जाकर उससे सवाल कर लेना उससे। और रही बात तेरी कम अक्ल पति की, तो जितना दिमाग वो अपने बिजनेस में इस्तेमाल करता उसका 0.00 भी अपने रिश्ते में करता, तो अभी तुम दोनों साथ होते, खुश होते। उसके जैसा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा कि तुम जैसी बीवी को छोड़ उस दिव्यंका की चालों में फंस रहा है। वो बदनसीब। आयुष अपने धुन में बोले ही जा रहा था कि तभी अन्या पानी का गिलास उठाए उसके मुंह पे फेंक देती है, जिससे आयुष तिल मिला सा जाता है और झल्लाते हुए कहता है, क्या कर दिया? वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, पागल हो गई है क्या तू? ये क्या कर दिया? अन्या उसकी तरफ देख बेपरवाही से गिलास दिखाते हुए कहती है, भोंकते हुए मेमने को शांत कर रही थी। इतना बोल अन्या उसे टिश्यू पेपर पास करती है, तो आयुष गुस्से में उसे घूरता हुआ टिश्यू पेपर लिए खुद को सुखाता है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, पागल मियाँ बीबी दोनों के दोनों यहाँ, एक को घुट घुट कर मरना है और एक को चुप रहकर पूरा गीला कर दिया। अन्या उसकी बड़बड़ाहट सुन गिलास उसके सामने रखते हुए जग से दोबारा पानी भरते हुए कहती है, गिलास दोबारा भरा जा सकता है। ये देख आयुष जल्दी में नाम में सिर हिलाते हुए उसके आगे हाथ जोड़ता है, तो अन्या काफ़ी शांत लहजे में कहती है, मुझे पसंद नहीं कोई मेरे रुद्र को कुछ कहे। हमारे बीच जो भी है वो हमारे बीच है। उसने शिकायत करने या रूठने का सवाल पूछने का, भला बुरा कहने का हक सिर्फ मुझे है और कोई उन्हें कुछ कहे मुझे पसंद नहीं। इतना बोल अन्या खामोश हो जाती है। आयुष मुस्कुराते हुए उसे देख शरारत से कहता है, इतना प्यार कभी तुम मुझसे तो नहीं किया। अन्या अपनी खाली निगाहें लिए उसे देख अपनी आईब्रो उचकाकर कहती है, प्यार वो था क्या हमारे बीच? आयुष अन्या को देख मुस्कुराते हुए थोड़ा करीब आए कहता है, मेरे साइड से तो था। अन्या उसकी बात सुन उसे काफ़ी अजीब नज़रों से घूरती है, फिर मुँह बनाते हुए कहते हैं, जो किसी और को किस करते हुए भूल गए थे तुम। ये सुन आयुष मुँह सिकोड़ कहता है, तुम्हारे पति का क्या ख्याल है? अन्या ये सुन दोबारा गिलास उसके मुंह पे उधेड़ देती है, जिससे आयुष दोबारा हड़बड़ा जाता है। बेचारे को बैठे बैठाए गंगा जी के दर्शन हो रहे थे। वो अन्या को घूरता हुआ, तो अन्या उसकी आंखों में आंखें डाल विश्वास से कहती है, ये बात तुम्हें मुझे बेहतर पता है आयुष, मेरा विश्वास रुद्र से कभी नहीं हटाता। फिर सामने देख थोड़े दर्द में कहती है, बस तकलीफ़ मुझे इस बात की कि उन्होंने मुझे अब तक कुछ नहीं कहा और न मेरी सुनी, सीधा फैसला सुना दिया और एक पल में अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। क्या रिश्ते में सिर्फ वो थे, मैं नहीं थी? मेरा कोई वजूद नहीं था। बहुत सिखाते हैं मुझसे, उनसे पर नफ़रत नहीं, और बहुत शिकायत भी है पर नफ़रत नहीं। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा है रुद्र खामोश क्यों हैं, वो किस बात पे घुट रहे हैं। जब मैं उन पे विश्वास कर सकती हूँ तो उन्होंने खुद पे क्यों नहीं किया। ये सुन आयुष खामोश हो गया। वो अन्या को तकलीफ़ में देख अपना हाथ उसके हाथ पे रख कहता है, तो पता नहीं यार वजह का, पर एक बात ज़रूर बोलूँगा कि जो करना होगा सोच समझकर और थोड़ा संभल कर करना होगा, क्योंकि अगर दिव्यंका को जरा सी भी भनक लग गई तो वो और सतर्क हो जाएगी और शायद तुम्हें नुकसान भी पहुंचा दे। अन्या उसकी बात सुन आयुष की तरफ देख टेढ़ी मुस्कान से कहती हैं, और तुम्हें क्या लगता है उनसे ऐसा नहीं किया होगा? वो जानती है कि उसकी चाह और राह में मैं सबसे बड़ी रुकावट हूँ और मुझे रास्ते से हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, जिसके लिए वो आज सुबह सीढ़ियों से। ये बोलते हुए अन्या को बात याद आती है
जब अन्या डर डर में रुद्र को सब बताने वाली थी उनके बच्चे के बारे में, पर जब उसका ध्यान फ़ोन बजने से भटका तो उसे दिव्यंका का अक्स शो पे लगे छोटे से मिरर में दिख गया था, जिसके बाद वो खुद को संभाल लिए बिना कुछ कहे वहाँ से निकल आई। और कल किसी को मेरे पीछे भेजने से इस बात की खबर अन्या को दिव्यंका के रूम से गुजरते हुए वक्त उसकी बात सुनकर लगा, जहाँ वो किसी को रुद्र के सामने उसे नुकसान पहुँचाने से रोक रही थी। कोशिश की, पर क्योंकि रुद्र कहीं ना कहीं मेरे साथ थे, जिसकी वजह से वो हर बार नाकाम हो गई। वो रुद्र के सामने मुझे हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्हें शक हो गया तो उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसे सबक सिखाने में। ये सुन आयुष कुछ हैरानी और गुस्से में अपना सिर पकड़ के बोलता है, यार ये छिपकली तो सच में काफ़ी जहरीली हैं। तुझे जल्द से जल्द उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। उससे पहले खुद को सेव करना होगा, क्योंकि अगर तुमने उसे मात दी तो वो तिलमिलाई बिल्ली सबसे पहले तुम्हें पंजा मारेगी। अन्या उसकी बात सुन गहरी सांस लिए कहती है, जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुझे कब कैसे और क्या करना है। इतना बोल अन्या जैसे मन में कुछ सोचकर निश्चय करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी सोफे पे बैठे रुद्र का इंतजार कर रहे थे। रेहान भी उनके साथ ही था। तभी रुद्र घर आता है और अपने सामने दादाजी को इस तरह देख एक आह भरता है, क्योंकि वो जानता था कि दिग्विजय जी उसके सामने अपने सवालों की छड़ी लिए तो जो बैठे हैं वो अपनी इतनी आसानी से चुप तो नहीं बैठेंगे, जिसकी हिम्मत अभी रुद्र में नहीं थी। इसीलिए वो उन्हें अनदेखा किए जाने लगता है। तो दिग्विजय जी उससे देख अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, रुद्र मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन रुद्र बिना मुड़े बेपरवाही से कहता है, दादाजी मैंने कहा ना मैं आपको जवाब दे दूंगा, पर अभी नहीं। सॉरी, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। इतना बोल रुद्र जाने लगता है। तो दिग्विजय जी मायूस भरी आवाज़ में कहते हैं, अन्या वापस जा चुकी हैं। ये सुन रुद्र के जाते कदम जम से जाते हैं। अन्या के जाने की खबर से उसके दिल में तेज़ दर्द सा होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हट्टे कट्टे शरीर में जान ही बची है, पर फिर भी वो खुद को कमज़ोर न दिखाते हुए दिग्विजय जी की तरफ देख के कहता है, दादाजी आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं। रेहान रुद्र का ऐसा लहजा सुन अपनी जगह से खड़ा होता हुआ अजीब नज़रों से उसे देख कहता है, सीरियसली भाई ये आप कह रहे हो। मुझे तो अब सच में लगने लगा है कि आपका दिल नहीं पत्थर बन चुका है। जिस भाभी को खुद से एक पल दूर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, आप आज उनके जाने पर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप इतने कब से बदल गए भाई, कब से। ये सुन रुद्र एक पल खामोश से कहता है, रेहान हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं काफ़ी थक चुका हूँ। इतना बोल रुद्र जाने लगता है। तो रेहान उसके सामने आता हुआ उसका रास्ता रोक कहता है, बात करने के लिए अब कुछ बच्चा कहाँ है भाई। जिस घर में सुकून मिला करता था अब वहाँ सिर्फ घुटन सी होने लगती है, सिर्फ घुटन। जी करता है डैड की तरह मैं भी सब छोड़ के चला जाऊँ। इतना बोल रेहान अपना मुंह फेर लेता है तो रुद्र खामोश हो जाता है। तभी दिग्विजय जी आगे आते हुए शांति से कहते हैं, अन्या के जाने की वजह तुम सुबह ही अपनी बाहों में लिए इस घर में आए हो, पर उसे खोने की वजह तुम्हारी बेवकूफ़ी है, जिसका अंदाज़ा तुम्हें अब नहीं तो बहुत जल्द ज़रूर होगा। खैर तुम्हें आज समझ में आया रुद्र, क्योंकि तुम उतने बड़े और काबिल बन चुके हो कि अपने दादाजी की बात भी काट सको। इसीलिए मैं तुम्हें बस कुछ अधूरी बात कहने आया हूँ। यह सुन रुद्र कन्फ्यूज सा उन्हें देखता है कि तभी रेहान की नज़र सामने पड़ती है, जिसे देख वो हैरान और खुशी के मिले जुले भाव से चीखता हुआ कहता है, डैड। रेहान की चीख ने पहले सबकी निगाहें उस तरफ से होते हुए सामने जाती हैं जहाँ आकाश जी मुस्कुराते हुए वहाँ खड़े थे। रेहान उन्हें वहाँ देख हैरान था, क्योंकि उनमें से किसी को नहीं लगा था कि आकाश जी उन बहस के बाद कभी वापस लौटेंगे। रेहान भागता हुआ आकाश जी के गले लग जाता है, जिसे देख आकाश जी मुस्कुराते हुए
उसके गले लग कहते हैं, कैसे हो रेहान। रेहान कुछ इमोशनल सा उनके गले लग कहता है, डैड मैं बता नहीं सकता आपको देख मुझे कितनी खुशी हुई है। सच में हम अकेले हो गए थे आपके जाने के बाद। आकाश जी ये सुन प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हैं। उसके बाद आगे बढ़ दिग्विजय जी के पैर छूते हैं तो दिग्विजय जी उन्हें देख इमोशनल हुए उन्हें सीधा गले से लगा लेते हैं। वहीं रुद्र भी अपने पिता को देख थोड़ा भावुक सा हो गया था, क्योंकि उससे भी कभी नहीं लगा था कि कभी वो वापस उन्हें देख पाएगा। उसका भी मन कर रहा था कि वो जाए और उनके गले लग जाए, पर वो जानता था उसकी आखिरी मुलाकात की खटक इतनी आसानी से थोड़ी जाननी है। वो बस उन्हें देखता है तो आकाश जी दिग्विजय जी से मिलकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देते हैं और उसके सामने खड़े होते हुए अपनी बाहें खोल मुस्कुराकर कहते हैं, अपने पिता के गले नहीं लगाओगे रुद्र। रुद्र तो बस शौक ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जो उसने सुना वो देखा क्या वो सच है। आकाश जी इतना सब होने के बाद भी उसके गले लगाना चाहते हैं। रुद्र की शक्ल ऐसे सोचता देख आकाश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ खुद उसके गले लग कहते हैं, अरे भाई इतना क्या सोच रहे हो, अपने पिता से गले लगने के लिए आओ। रुद्र अकेला हारना नहीं था, बल्कि वहाँ दिग्विजय जी और रेहान का भी कुछ ऐसा ही हाल था। रेहान कंफ्यूज सा उन्हें गले लगाता देख धीरे से कहता है, डैड क्या आपने भाई को इतनी आसानी से माफ़ कर दिया? आप उनसे गुस्सा नहीं है? रेहान की बात सुन आकाश जी रुद्र से अलग होते हुए रुद्र के कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, गुस्सा? हम गुस्सा तो थे, मैं था, क्योंकि इसने गलती ही ऐसी की। पर जब मेरे कानों में खुशियों से भरी खबर पहुंची तो मेरा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। ये सुन सब कंफ्यूज सा उन्हें देखते हैं तो रेहान आगे बढ़ पूछता है, खुशी की खबर वो क्या है डैड? आकाश सबकी शक्ल देख खुशी से भर कर कहते हैं, अरे मैं दादा बनने वाला हूँ। ये सब सुन सब हैरान हो जाते हैं। दिग्विजय जी आश्चर्य से पूछते हैं, क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? फिर खुद में सोच उम्मीद लिए कहते हैं, कहीं अन्य? आकाश जी उनकी उम्मीद की दिशा कहीं और जाते देख नामे सिर हिलाते हुए कहते हैं, अरे नहीं डैड, अन्य नहीं, दिव्यांका, वो रुद्र के बच्चे की माँ बनने वाली है। डैड मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। एक पिता बनने से ज़्यादा खुशी तो मुझे दादा बनने पे हो रही है, जैसे मेरे कदम हवा में हो। ओहो डैड, ये खुशी सच में अलग है, मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोल आकाश जी दोबारा रुद्र को गले लगा लेते हैं तो सभी उनकी बात सुन एक शॉकिंग स्टेज पे चले जाते हैं। तो वहीं रुद्र भी काफ़ी हैरान था कि ये खबर आकाश जी को कैसे हुई, और हुई तो भी वो इतनी असमी में ये सब भुला कर उसे माफ़ करके उसे बधाई दे रहे हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि रुद्र के बच्चे की माँ कौन है। दिग्विजय जी अचानक ही गुस्से में चीखते हुए कहते हैं, आकाश ये क्या मजाक है, कहीं तुम पागल नहीं हो गए हो? आकाश मुस्कुराते हुए उनके पास आते हुए कहता है, नहीं डैड, ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच है। और पागल तो सही में डैड, ये खुशी पाकर मैं पागल ज़रूर हो गया हूँ। बातें कुछ ऐसी हैं। सब काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और सबसे ज़्यादा आकाश के बिहेवियर को देख। दिग्विजय जी रुद्र को देख अपनी घबराई नज़रों से कहते हैं, रुद्र क्या ये सच है? क्या आकाश क्या कह रहा है वो सच है? रुद्र दिग्विजय जी का सवाल सुन जैसे खामोश सा हो जाता है, उसके पास शब्द नहीं थे। दिग्विजय जी उसकी आंखों में देख समझ जाते हैं और अपना सिर पकड़ लेते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। एक एक कर सब तो चले जाते हैं, पर वहीं कोने में छुप कर ये सारी बातें सुन दिव्यांका जैसे खुद में एक सोच लिए रह जाती हैं। तो दोस्तों, आकाश जी के आने का क्या था मकसद, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।